everyone, I'm Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। जिससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, है ना। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल लॉ की बात आ रही थी, तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है अपने अलग अलग व्यूज़ रखे थे अर्थ से हर प्लैनेट के मोशन के ऊपर उन्होंने डिस्कवरी की थी। उन्हीं में से एक थे कैप्लर्स, जिन्होंने प्लेनेटरी मोशन को डिस्क्राइब किया था, सजेस्ट किया था कि कैसे जो है सन से प्लैनेट की क्या डिस्टेंस होती है और टाइम, वेलोसिटी, इन सब का आपस में क्या रिलेशन होता है। राइट, तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के साथ। हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल? आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल को कैसे गेस किया था। भाई उसको उनको जो एक बेस्ड एक कंसेप्ट मिला था, वो मिला था केपलर्स के लॉ से। केपलर्स लॉ क्या था ये हम देखते हैं। देयर हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। अभी तक जितनी भी बात हो रही थी, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो मोशन के ऊपर बात हो रही है कि प्लेनेटरी मोशन अर्थ या सन के अराउंड कैसे होता है ना। हमने ये पढ़ा था कि अर्थ के में एक ग्रेविटी होती है, एक पुल करने की कैपेसिटी होती है, जिससे हर ऊपर जाने वाली चीज़ को वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। राइट, और वही हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। राइट, बाय द 16th century a lot of data on motion of planets had been collected by astronomers। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे 16th century तक बहुत सारे डेटा उन्होंने कलेक्ट करे, स्टडी करी कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका अर्थ या सन के अराउंड जो मोशन है, उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्या वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में जो है मोशन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे एस्ट्रोनॉमर्स लगातार स्टडी कर रहे थे। सो बेस्ड ऑन दीज डाटा जॉन्स केपलर डिराइव 3 लॉज। देन आए हमारे जॉन्स केपलर, जिन्होंने प्लेनेटरी मोशंस यानी जो प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं सन या अर्थ के अराउंड, उसके बेस पर उन्हें 3 लॉज डिराइव करे विच गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। जिन्होंने एक मोशन ऑफ प्लैनेट्स का हमें एक बेस कॉन्सेप्ट दिया, जिसको न्यूटन्स ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज किया था। एंड दीज आर कॉल्ड केपलर्स लॉ। दीज आर कॉल्ड केपलर्स लॉ। यानी अब हमारी बात यहाँ पे शुरू हो गई है केपलर्स लॉ की। केपलर्स ने क्या करा था, उन्होंने मोशन ऑफ प्लैनेट्स को के बेस पर 3 लॉज डिराइव किए थे। लेट्स सी कि वो 3 लॉज क्या हैं। नंबर 1 वी विल सी हियर, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एक्लिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इन दिस फिगर ओ इज द पोजिशन ऑफ द सन। भाई उन्होंने ये पहला रूल उनका ये कहता था, यानी जो उनका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑर्बिट, प्लैनेट जो है जिस ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं वो कैसा होता है, वो सर्कुलर ना होके एलिप्टिकल होता है, यानी एलिप्स होता है। सॉरी, नॉट एलिप्टिकल, इट इज एलिप्स। अभी तक हम सर्कुलर 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 मोशन पढ़ते आ रहे हैं। तो एलिप्स बेसिकली क्या है, अगर हम सर्कल को थोड़ा सा फ्लैट कर दें, चपटा कर दें, तो वो एलिप्स बन जाता है। राइट, और इसके 2 फोकाई होते हैं। जबकि सर्कुलर, किसी भी सर्कल में हम एक सेंटर, जो फोकस होता है उसका जो मेन पॉइंट होता है वो सेंटर पे होता है। जबकि एलिप्स पर हम देखते हैं कि 2 फोकस होते हैं, है ना, 1 फोकस एंड फोकस 2, है ना। और जो सन हमारा होता है वो इस एक फोकस पर होता है। यहाँ पर हमारा सन होता है एलिप्स के एक फोकस पर। ठीक है, तो ये पोजीशन होती है कि ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एक्लिप्स। जो प्लैनेट जो है जिन ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे होते हैं वो एक्लिप्स होता है, सर्कुलर नहीं होता है। जिसके एलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, यानी 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 फोकस होते हैं। सिंगल सेंटर पे जो होता है उसे हम एक को फोकस बोलेंगे। अगर 2 सेंटर हम मान रहे हैं, 2 पॉइंट्स मान रहे हैं, तो उन्हें हम फोकाई कहेंगे। राइट, और उसी एक फोकाई पर क्या होता है, हमारा सन प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इन एक्लिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। राइट, सेकंड लॉ देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी जो ये इलिप्स जो हमारे ऑर्बिट का जो शेप है, वहां पे उसके एक फोकाई पे सन है। उस सन से प्लैनेट की अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें,
ठीक है, ये हमारा एक फोकाई है और इस पर हमारा ये सन है और यहाँ पर एक हमारा प्लैनेट है। ठीक है, इसको हमने मान लिया हमारा प्लैनेट और ये हो गया हमारा सन। ठीक है, इस फोकाई से अगर हम इस प्लैनेट के बीच एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हम क्या देखते हैं, इफ द टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इज द सेम एज दैट फ्रॉम सी टू डी, देन द एरियाज ओ ए बी एंड ओ सी डी आर इक्वल। यानी कहने का मतलब है सेकेंड लॉ में अगर हम सन से प्लैनेट के बीच एक लाइन ड्रॉ कर दें, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लिया और यहाँ पर एक पॉइंट बी मान लिया और ये है हमारा प्लैनेट। ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस सेम टाइम में कांस्टेंट टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है प्लैनेट, है ना, मान लीजिए उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना है 10 सेकेंड, है ना। एक कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब वो मूवमेंट कर रहा है तो वो ए टू बी में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर, यानी अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करें तो हम देखेंगे ए टू बी में वो जाने में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सन है। अब वो यहाँ से होता हुआ जब सन के नियर पहुंचा है तो उसने ये मान लीजिए सी टू डी जब वो एरिया कवर करता है तो वो भी ए और बी के इक्वल होता है। राइट, तो मान लीजिए सन के पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, ये हमारा ओ ए बी हो गया और जब सी टू डी पर प्लैनेट सन के नियर पहुंचकर जब मोशन करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट टाइम में जो है एरिया कवर कर रहा है वो हो गया हमारा ओ सी डी। यानी इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर सन जो है सन से कोई भी प्लैनेट जब मूवमेंट स्टार्ट करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसको सेम एरिया कवर करता है। राइट, ये हो गया यहाँ पर हमारा केपलर का सेकेंड लॉ। अभी हम इसे आगे और क्लियर कर लेंगे। थर्ड लॉ देखते हैं क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ Kepler's, the cube of the mean distance of planet from sun is proportional to the square of its orbital period। यहाँ पे orbital period को जो है क्या t से डिनोट किया गया, यानी टाइम टेकन, है ना। तो जो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट यानी जो डिस्टेंस की सन से जो सन की जो प्लैनेट की सन से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो स्क्वायर, है ना, वो क्या हो जाती है स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द किसके ऑर्बिटल पीरियड, जो भी ऑर्बिटल पीरियड यानी टाइम टेकन क्या है टी है ना। तो ये क्या हो गया आर क्यूब, ये देखो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, यही कह रहा है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी हम यहाँ पे इसको केपलर का कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी, या आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, द पाथ ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज एलिप्टिकल इन शेप, ये हमने पढ़ लिया था, विद द सेंटर ऑफ द सन बीइंग लोकेटेड एट ऑफ वन फोकस। ये देखो ये इलिप्स के फॉर्म में है, ये दो फोकाई हैं जिसमें से एक पे सन है और उससे एक डिस्टेंस पर ये प्लैनेट है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट हम मान लेते हैं। एन इक्लिप्स हैज टू फोकाई, द सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर हो गया। देन हम देख लेते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज हम कह सकते हैं, यानी एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ये देखो ये हमारा सन है और ये प्लैनेट है, इनके बीच में ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी विच विल स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे, मान लो देखो ये P3 और P4 पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर हमारा प्लैनेट है। ठीक है, अभी ये सन से इतनी डिस्टेंस पर ये प्लैनेट है और इसने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसने मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो P3 से P4 का ये एरिया वो कवर करेगा। राइट, क्योंकि अभी जो सन है वो प्लैनेट से दूर है ना, तो क्या करेगा वो स्लोएस्ट मोशन में जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमने न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसमें पढ़ा था F इज इक्वल टू GM1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको यहाँ से गायब कर दें तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये पढ़ा था ना हमने कि यानी प्लैनेट की सन से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा तो वो प्लैनेट जो है उतना उसकी स्पीड थोड़ी उसकी वेलोसिटी जो है वो स्लो हो जाएगी। राइट, अब जब वो मूव करता करता नियर द सन वही P1 P2 पॉइंट पर देखो पहुंचा है वो प्लैनेट, है ना, तो क्या
क्या होता है, जितना भी वो सन के क्लोज जाएगा उतना उसका फोर्स, यानी दोनों के बीच की, प्लैनेट और सन के बीच की जो थी डिस्टेंस, वो कम हो गई। डिस्टेंस कम होने का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके बीच का बढ़ गया। तो ये प्लैनेट जो है P1 से P2 आने पर जल्दी से अपना एक एरिया कवर करेगा और आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच का क्या रिलेशन है। ऐसे ही देखो, व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन द प्लैनेट इज मूविंग फास्ट, यानी जो प्लैनेट जैसे ही सन के जितने करीब होगा उतनी ही ज्यादा मूव फास्ट करेगा, फास्ट उसका जो है मूवमेंट हो जाएगा, जल्दी से अपना एरिया कवर कर लेगा। When the planet is farthest from the sun, it is moving slowest। तो ये हमने P1 P2 एंड P3 P4 से क्लियर कर लिया, लेकिन क्या था, एरिया जो है वो उन दोनों का वो इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, राइट। तो ये हो गया कैप्लर का सेकेंड लॉ, ये हमने इस इमेज के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। देन देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट केपलर्स कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी जो केपलर जो था वो खुद जो है मोशन ऑफ प्लैनेट की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसको किसने शो करा, हमारे न्यूटन्स ने। इट वॉज न्यूटन्स हु शोड दैट द कॉज ऑफ द planetary motion is the gravitational force that the sun exerts on them। जो न्यूटन थे भाई, उन्होंने ही बताया कि किसी भी चीज की, पूरे ही हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो सन से डिस्टेंस पर उसके डिफरेंट प्लैनेट्स हो, या अर्थ से डिफरेंट जो है प्लैनेट्स हो, मून हो या कोई भी हो, वो उनके बीच में क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बात यहाँ पे प्लेनेटरी मोशन हो रही है क्योंकि हमारे प्लैनेट्स की, तो जो सन एक्सर्ट करता है प्लैनेट्स पर वो क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इन्होंने इसको क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यही बात ये बार बार कह रहे हैं। न्यूटन्स यूज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर न्यूटन ने जो है केपलर्स के थर्ड लॉ का यूज करा। फर्स्ट टू से उन्होंने कोई इलिप्स या कोई भी चीज़, इस चीज़ को इलिप्स ऑर्बिट में मूवमेंट करता है, इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ केपलर को यूज़ किया एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज वीकेंड बाय द डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे जैसे अर्थ से उसकी डिस्टेंस किसी भी प्लैनेट की या और बढ़ती जाएगी, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेंड होता जाएगा। अ सिंपल आर्ग्यूमेंट गोज लाइक दिस, यही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर उन्होंने केपलर्स लॉ के वो लेकर यहाँ पर यूज किया। वी कैन अज्यूम दैट द प्लेनेटरी ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। अभी तक हम ये अज्यूम करते थे कि ऑर्बिट्स जो हैं सर्कुलर ऑर्बिट में जो है प्लैनेट्स जो है वो हमारे मूव करते हैं, लेकिन केपलर ने क्या कहा था, एलिप्स होते हैं वो। सपोज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r। अगर v वेलोसिटी से, जिसकी जो प्लैनेट्स हैं वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और रेडियस क्या है उस ऑर्बिट की, r, यानी जिसको हम एक डिस्टेंस कहते हैं ना, सर्कुलर में पढ़ा था ना कि उसकी सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑर्बिटिंग प्लैनेट इज गिवन बाय f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर अपॉन r, राइट। इफ t डिनोट्स द पीरियड, अगर हम यहाँ पे टाइम की भी बात करें, क्योंकि जो थर्ड लॉ है केपलर का वो डिस्टेंस और टाइम पर बेस्ड है। इफ t डिनोट्स द पीरियड देन v इज इक्वल टू 2 pi r upon t, so that v square is directly proportional to r square upon t square। देखो v square is directly proportional to r square upon t square, अगर हम ऑर्बिटल पीरियड टाइम टेकन की भी बात करें, राइट। यहाँ पे देखो वही वाली चीज है, t डिनोट्स द पीरियड देन v इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन t, सो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t2। क्यों, क्योंकि 2 pi जो है वो कांस्टेंट होता है। वी कैन राइट दिस एज v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब अपॉन t2। ये हमने पढ़ा था ना, रेडियस का जो मीन डिस्टेंस है वो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। सिंस r क्यूब अपॉन t2 इज कांस्टेंट बाय केपलर्स थर्ड लॉ, ये किसका कांस्टेंट है, केपलर्स का थर्ड लॉ का। सो वी हैव v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अब हम इस इक्वेशन को और केपलर्स के जो है थर्ड लॉ की इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा f is directly proportional to v square upon r, so we get f is inversely proportional to 1 upon r square, है ना। अगर हम ये वाला g कांस्टेंट यहाँ पर निकालें तो देखो हमारा यही वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा जो केपलर्स लॉ ने कहा था। कैसे, देखो ये v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब अपॉन t2।
ठीक है, तो यानी v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी वेलोसिटी जो है वो किसके, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, स्क्वायर की है। कंबाइनिंग दिस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r, और जिससे हमें क्या ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यही जो है न्यूटन्स ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा था, राइट। तो यहाँ तक आपको केपलर्स लॉ क्लियर हो गए थे, जो 3 टाइप्स के केपलर्स लॉ थे, जो बेस थे मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लेनेटरी मोशन पे बेस थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्लैनेट जो है वो मोशन करते हैं जिस ऑर्बिट में, वो कैसे होते हैं, एलिप्स होते हैं। अगर हम उसके, और एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक फोकाई पे सन जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है। अगर सन और प्लैनेट के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट टाइम में सन की और प्लैनेट की सन से जब जो डिस्टेंस कवर होती है वो इक्वल एरिया कवर करती है, लेकिन अगर सन से प्लैनेट जो है वो दूर है, यानी उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उतना ही उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, और क्या होगा, वो उतना स्लो मोशन करेंगे, स्लो मोशन में एरिया कवर करेंगे। लेकिन जैसे ही प्लैनेट सन के नियर पहुंचेगा, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, और वही प्लैनेट जो है जल्दी से कम टाइम में जो है, उसी इक्वल टाइम में जो है ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, थर्ड लॉ जो था वो किसके था, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेशन में जो हमारा निकल के आया, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.